तो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। आपके पेपर में यहां से सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सामाजिक विज्ञान के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी आपके पास जितना समय है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 2 से 3 मंथ जो आप लोगों का है ना, 2 से 3 महीना, वो अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। हमारे साथ पूरी अच्छी तरह से स्टडी करो, क्योंकि हम पूरा अच्छे से पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जितना समय है उतना आप फोकस करो अपने स्टडी पर, सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, खुद से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। तो ऑप्शन है 1788 एंड खा है 1789, 1790 या 1787। तो देखो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, सारे स्टूडेंट को पता होगा, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार पढ़ा रखा है। तो वो हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का खा वाला ऑप्शन सही है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वो हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, देखो 2 एकीकरण हुआ था, एक जर्मनी का एकीकरण, एक इटली का एकीकरण। तो इसमें आपको यह बताना है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका था, ठीक है, जो हीरो थे इसके, वो कौन थे। ऑटो वन बिस्मार्क, विलियम प्रथम या हिटलर या मैत्सिनी। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका था वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे मेन जो थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। तो याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं ये याद रखना कि अब हम आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, जितना भी क्वेश्चन बताएं वो आप लोग एक नोट बना लो। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो एक शॉर्ट नोट्स बना लो। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक छोटा सा नोट्स बनाओ और उसको लिखो, लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा और उतना जल्दी याद होगा। 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भैया 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई, 1885 में या 1904 में या 1857 में या फिर 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, तो वो हुई थी माय डियर स्टूडेंट 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। ये सारे समझ लो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट बनाते रहो और जितने क्वेश्चंस अभी मैं बता रहा हूं तैयार कर लो। ये सारे बिल्कुल 100% कंफर्म वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे बट कुछ स्टूडेंट को पता होगा जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या चाइना या फिर चीन। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ, वो हुआ था इंग्लैंड से। किस देश से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुआ।
पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का शुरुआत रोम से या इटली से या ब्रिटेन से या ऑस्ट्रिया से? तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है माय डियर स्टूडेंट वो किस देश से हुआ? इटली, इंग्लैंड या फिर रोम या ऑस्ट्रिया? तो इटली से हुआ था भैया पुनर्जागरण की शुरुआत। इटली देश से हमारा जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत हुई थी। और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, बहुत आसान है ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट याद करना थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा सुबह उठकर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, याद किया करो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे अच्छी है? काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। कौन सी मृदा? काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि का कटाव होता है, भूमि का क्षरण होता है, उसका जो मेन कारण है वो क्या है? ठीक है, गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? तो पंजाब में बच्चों भूमि निम्नीकरण का सबसे मेन रीजन क्या है? वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है पंजाब में वो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है। जब देखो होता सबसे है, गहन खेती से भी होता है, वन उन्मूलन से भी होता है, अति पशुचारण से भी होता है, लेकिन पंजाब में जो सबसे ज्यादा वो अधिक सिंचाई से होता है। जब सिंचाई करते हैं तो उसी के साथ मिट्टियां जो है वो बहती जाती हैं और भूमि का निम्नीकरण होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो कर्तन दहन कृषि है वो किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम? तो कर्तन दहन कृषि जो है वो किस राज्य में पाई जाती है स्टूडेंट? तो कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो है मिजोरम। कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है कर्तन दहन कृषि, जो कि हमारा मिजोरम में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लिख कर आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, उर्वरक, लौह अयस्क या तांबा? तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वो अग्रणी उत्पादक है उर्वरक का। किस खनिज का? उर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। कोई पूछे तो तुरंत बताना, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही, तो वहां आप तुरंत OMR शीट में लगाना खा वाला या फिर वी वाला ऑप्शन, और आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान रखना जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सारे 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, मतलब ये सब बिल्कुल हिट करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? कौन सी ऊर्जा जो है वो परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो भैया जो परंपरागत, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक गैर परंपरागत, लेकिन इसमें से जो परंपरागत ऊर्जा है वो कोयला है। क्या है? कोयला जो है वो एक परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। तो ये जो पुराने दिनों से, बहुत दिन से इसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा कोयला है जो कि भैया हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है नाम सुना ही होगा, क्योंकि चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में कौन उपयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी? तो देखो चूना पत्थर का जो उपयोग है वो सीमेंट में किया जाता है। किसमें? सीमेंट में। जो सीमेंट होता है वो आपने देखा होगा चूने पत्थर का ही बना होता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। लिखा हुआ है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, राज्य वो संघीय राज्य, ठीक है, 27, 28, 29 या 30? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। पहले 27 थे, बट अब जो है वो 28 संघीय राज्य हैं, या जिसे हम लोग राज्य कह सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि इतना तो आपको HW जरूरी है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट कमेंट करना, ताकि हम देख सकें आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप लोग अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। जितनी चीजें बता रहे हैं वो सारा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट का वो शुरुआत कर चुका हूँ। हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे।
बट इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपके बिल्कुल नजदीक है और जितना पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा आप टॉपर बनने के करीब आओगे। तो कम से कम 90% अपना टारगेट बनाओ और 95% आप लाओगे बोर्ड एग्जाम में। टारगेट थोड़ा सा बड़ा बनाओ ताकि उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर सको। देखो एक बात याद रखना कि जितना आपके मन में जो है ना, आपके मन में जितना, जैसे आपने सोच लिया कि ये काम हमें 1 महीने में करना है, तो आप 1 महीने में ही पूरा कर पाओगे। अगर आपने अपने मन में बना लिया इस काम को हमें 15 दिन में पूरा करना है, तो 15 दिन में पूरा कर दोगे। ये आपकी साइकोलॉजी है। अगर आप कहोगे यार ये हमें 7 ही दिन में ये काम पूरा करना है, तो वो काम 7 ही दिन में पूरा हो जाएगा। मन को जितना ज्यादा समय दोगे ना, वो मन जो है वो समझ जाता है। ठीक है, जैसे आपको अपनी घर की सफाई करना है और वो कहो कि हम 10 दिन में करेंगे, तो 10 दिन लगेगा, और वही काम कहो हम 1 ही दिन में कर देंगे, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट अपना क्या करो, बड़ा बनाओ, लेकिन उनको टाइम जो है वो कम दो। ठीक है, 95% लाना है, बट हमें 3 ही महीने पढ़कर लाना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। माइंड को जो है समय कम दो, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, टारगेट बनाओ, बड़ा बनाओ, समय कम दो। ठीक है, और मन में जो चीज बैठ जाती है पहले, वही हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो ध्यान रखना, साइकोलॉजी समझो एक एक चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में मताधिकार की आयु है, मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? तो भारत में जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। सभी को पता है 18 वर्ष का अगर कोई लड़की है या लड़का है तो वो मत देने का अधिकार उनके पास हो जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है और वो अपने पसंदीदा लोगों को मत दे सकते हैं, पसंदीदा दल को मत दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कौन सा इन चारों में से संघीय सूची का विषय है? ठीक है, तो ऑप्शन का है रक्षा या कृषि या व्यापार या शिक्षा। तो संघीय सूची में 3 विषय थे और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मुझे भी उतना नहीं याद है, बट शिक्षा जो है वो भी है और एक गोद लेना, मतलब बच्चों को गोद लिया जाता है, वो भी उसी में है। बट एक थोड़ा सा याद नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताओ, इतना आप उसको रिसर्च करो, ढूंढो और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर? हाँ बिल्कुल सही है, इस पर हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। औसत साक्षरता पर? यह भी सही है। लोगों की स्वास्थ्य? ये भी सही है। तो इसका मतलब इन सबको भैया गलत कर दो और ये चारों सही कर दो। उपयुक्त सभी, सभी सही है, तो सभी को सही करने के लिए आपको उपयुक्त सभी पर टिक करना होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जो हमारा निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? 3 क्षेत्रक, 4 क्षेत्रक जो भी हो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो आपके बुक में है। तो प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्थी क्षेत्रक? तो जो हमारा कृषि है, कृषि मतलब देखो पर्यावरण के बारे में हम लोग, प्रा मतलब पर्यावरण, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो प्राथमिक में, तो प्राथमिक क्षेत्रक में, तो इसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक में ही कृषि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश जो है वो बैंक का स्थापना की गई? ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शंस आपके पास है बच्चों, 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। तो कब स्थापना की गई थी? सभी को नहीं पता होगा, बट कुछ स्टूडेंट को पता होगा। 1970 में किया गया था। ठीक है, 1970 में। तो ये हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न भारत में प्रमुख रूप से किसका आयात करता है भारत? चाय, खनन या फिर हमारा जूट का सामान या कच्चा पेट्रोलियम? तो कच्चा पेट्रोलियम का भैया यूज करते हैं कौन? जो हमारे भारत में प्रमुख रूप से आयात। ठीक है, तो ये हमने देखो, सबसे पहले हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव सबसे पहले इसलिए पढ़ा दिया भाई, 20 ऑब्जेक्टिव, कि ये 20 आप तैयार करो, आपके पास ज्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, बट अभी मैं आपकी माइंड को ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा शुरुआत में। अभी हम बहुत बड़े बड़े क्लास आने वाले हैं बाद में, बट ये 20 अपनी माइंड में सेट कर लो, क्योंकि यहां से आपके 12 से 15 फिक्स है कि आएंगे। तो आप इसको पहले फिक्स कर लो माइंड में, इतना बिल्कुल तैयार कर लो, इसमें कोई भी मतलब ये ना हो कि सर हमें नहीं याद हो रहा है। भाई 20 कोई ज्यादा नहीं है, एक दिन में आप 1 घंटा समय दोगे तो ये 20 याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव।
और आप प्रॉमिस करो कि याद करोगे। ये नहीं कि आप छोड़ दो, टहलने चले जाओ दोस्तों के साथ, ठीक है, मार्केट में एंजॉय करो, ये नहीं। आपको बस ये 20 पहले तैयार करो और कमेंट करो सर हमने तैयार कर लिया। अगर कहीं भी बोर्ड एग्जाम में आए, कोई भी पूछे तो हम बता सकते हैं। ये अगर आप प्रॉमिस करते हो तो हम आगे बहुत बड़ी बड़ी क्लास आने वाली हर एक सब्जेक्ट की, बट अभी ये 20 आप हमारे साथ तैयार कर लो। और जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं उसको भी आज आपको तैयार करना है। देखो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी सिर पर है, और जितना ज्यादा पढ़ाई कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर हो जाओगे और उतना ज्यादा नंबर आपका आएगा। तो अब आप समय ना वेस्ट करो, जितनी टाइम है उसको आप पढ़ाई में दो, जितना समय है उसको आप अपने पढ़ाई में दे दो। 100% आप अपनी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ। कोचिंग स्कूल जा रहे हो बंद करो, ठीक है, इतना टाइम अब नहीं है। आप जितना खुद से पढ़ सकते हो, जितना खुद को बेहतर बना सकते हो उतना बना लो, क्योंकि ये समय निकल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। देखो नेपोलियन कौन था, जो नेपोलियन है वो कौन था और इसके सुधारों का वर्णन करो। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुधार किए थे भाई, जो शिक्षा का सुधार करे, आर्थिक सुधार करे, धार्मिक सुधार करे, शासन संबंधी सुधार करे और बहुत अच्छी अच्छी बातों को लाए। तो वो क्या होगा? बहुत महान ही व्यक्ति होगा, ठीक है। तो बहुत महान व्यक्ति था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। 1799 से 1815 तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करके रख दिया। अब ऐसे व्यक्ति महान ही होंगे ना। और निम्नलिखित सुधार भी किए। पहला, शासन संबंधी सुधार। नोट कर लेना डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये नेपोलियन के बारे में पढ़ो और पढ़ो, याद करो, और जितना हो सके उतना इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और बोर्ड एग्जाम में आपको याद आ जाएगा मैंने लिखा था, ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो हम भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करते थे और सोशल साइंस में 87% आया था। बट तब के समय इतने सारे ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं थे, खुद से पढ़ना पड़ता था, कोचिंग भी उतना नहीं था। और आप लोगों के पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, कॉपी कैसे लिखें, फिल कैसे करें, सब कुछ पता कर सकते हो। हमें ये भी नहीं पता था अच्छे से कि कॉपी कैसे भरा जाता है। वहाँ के एग्जामिनर ने बताया कि ऐसे कॉपी भरो, सब बच्चों को एक कॉपी में भरकर दिखा दिया था। और हम आपको पहले ही बता देंगे कॉपी कैसे भरते हैं, कॉपी कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी गलतियां ना करें, क्लासरूम में जाओगे तो कौन कौन सी चीजें देखभाल करनी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास मौके हैं। हमने 87 अगर लाया था तो आप 95 ला सकते हो सोशल साइंस में। आई होप अगर आप मेहनत करते हो। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी और देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए अपने शासन का केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है। जो राजा लोग थे, जो शासन कर रहे थे, बेकार राजा जो जनता पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको प्रभावित किया, उनको हटाने की कोशिश की और एक नई शासन व्यवस्था लाने की कोशिश की नेपोलियन ने। ये खुद से बना सकते हो। नेपोलियन समझो अच्छे ही थे और वो अच्छे ही काम करते थे। अगर आप हेडिंग याद रखते हो शासन व्यवस्था, लिख देना। नेपोलियन बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने शासन व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुधार किया और जो राजा लोग शासन कर रहे थे उन सबको समाप्त करने का प्रयास किया। खुद से बनाओ, बना कर लिखो, नंबर भर भर के मिलेगा, ठीक है। बस टेक्निक सही होनी चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई और मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी सबको समाप्त किया, ठीक है। सट्टेबाजी सब कुछ बंद कराया। ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं नेपोलियन का। धार्मिक सुधार है। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्व बैंक की स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आप नेपोलियन के बारे में लिख सकते हो और आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। खुद और भी थोड़ा बनाकर लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एक टेक्निक से, एक तरीके से, ताकि आपके माइंड में छप जाए। अगर ये वीडियो 1 से 2 बार देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये सारी चीजें आपके माइंड में छप जाएगा, कोई बाहर निकाल ही नहीं पाएगा कितना भी कोशिश करे, ठीक है। रालेट एक्ट क्या है? भारत में जो रालेट एक्ट है वो क्या है और यह परिणाम इसका क्या था, कारण क्या था, सब कुछ, विरोध कैसे किया गया। रालेट एक्ट के बारे में सबसे पहले समझो।
रॉलेट एक्ट एक बेकार कानून था, ये समझो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, जो भारतीय लोग थे, उन पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। अगर किसी भारतीय पर शंका है तो शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसा कानून किस काम का? ठीक है, शंका के आधार पर 2 साल के लिए, 1-2 दिन 1-2 महीना नहीं, 2 साल के लिए भाई जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये कानून काफी बेकार था। तो अब हम लोग देखते हैं परिणाम कि अंग्रेजों ने जो राष्ट्रवादी लोग थे उन पर दमन करने के साथ मार्शल लॉ कानून लागू किया, जिसके कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्योंकि यहाँ मार्शल लॉ कानून लगाया गया, रॉलेट एक्ट कानून लगाया गया। तो ये सब भारतीय लोगों के लिए था और भारतीय लोगों के लिए बेकार कानून लगाया गया था। पहला विरोध, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में जो रैली है, जुलूस है, उनका आयोजन किया गया। रेलवे वर्क बॉक्स में कारगार जो है हड़ताल पर चले गए। जो वहाँ के कामगार थे, काम करने वाले, वो सब हड़ताल पे चले गए कि इस कानून को बंद किया जाए और ये केवल भारतीय लोगों के लिए ही क्यों है। ठीक है, तो इन सब के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि एक बहुत खतरनाक और बेकार हत्याकांड था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे सिपाही मारे गए थे और बहुत सारी जनता मारी गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई रॉलेट एक्ट के बारे में। अगला देखो, ये भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया है। देखो 2020 में आया है, 22 में, 23 में एनसीईआरटी का है। तो महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंडी के जो कारण है उसकी व्याख्या करनी है आप लोगों को। तो उत्तर देखो, 1929 में, तो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो महामंडी के कारण आपको बताने हैं। तो सबसे पहले 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। कब हुई? 1929 में। याद रखना, जो महामंडी की शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुआ था और इस महामंडी का प्रमुख कारण था, इस मंडी का पहला, औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार ना रहा। इतना बड़ा मंडी बन गया, इतना ज्यादा ही माल बना दिए गए कि उसका कोई खरीदार ही नहीं रहा। क्यों? औद्योगिक क्रांति के कारण। तो इतना ज्यादा माल बन गया कि उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था। पैसे क्या, वैसे ही कोई नहीं ले जा रहा था। दूसरा है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू किया, परंतु कीमतें गिरने लगी। अब देखो, उत्पादन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था और किसान का जो पैसा था वो बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम दाम हो गया। तो और उत्पादन करने लगे तो कीमतें और ज़्यादा गिरने लगी और बड़ा भंडार होने लगा। तीसरा है, यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशाही हो गए क्योंकि भाई पैसे कहाँ से आए। ठीक है, जब पैसों की कीमत ही नहीं रह गई, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अमेरिकी सरकार ने इस मंडी से अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया, 2 गुना सीमा शुल्क, ताकि कुछ और मुनाफा हो सके। 4 नंबर है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत गिरावट आ गई और इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारों का दिवाला निकल गया। जो बड़े बड़े लोग थे, जो किसान थे, जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे किसान से ही, तो वो उन लोगों का काम खराब हो गया। ठीक है, तो यह महामंडी के 4 ऐसे कारण हैं जो मेन है और आपको लिखना ही है। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो बनाकर, बट ये 4 जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है क्योंकि सामाजिक विज्ञान का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें खनिज के संरक्षण क्यों आवश्यकता है? तो देखो, खनिज संरक्षण का मतलब होता है खनिज को बचाओ करना, खनिज को बचाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खनिज को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं जैसे लोग। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। जैसे आपका जो इस्तेमाल वो ज़्यादा हो रहा है और जो बन रहा है वो कम हो रहा है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निरपेक्ष हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्क के सतत उत्खनन से गहराई बढ़ने के साथ इसकी गुणवत्ता घटती जा रही है, इसलिए खनिज के संरक्षण आवश्यक हैं। जैसे कुछ पॉइंट देख लो। विधि नंबर 1,
खनन तथा संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे हर जगह खुदाई करते हैं खनन करने के लिए, तो ये सब कम करो। और खनिजों को बचाने के लिए उसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु का उपयोग के बारे में सोचा जाना चाहिए। जैसे किसी और अन्य वस्तु का जब आप उपयोग करोगे तो खनिज जो है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस और 20 ऑब्जेक्टिव आज के लिए आप लोगों के लिए है। आज आपको ये तैयार करना है 20 ऑब्जेक्टिव जो है, ये 4 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको 20 नंबर तो देखने को मिलेगा ही इसी में से। ठीक है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव में से 10-15। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, और जितना ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी क्लास लाने वाले हैं। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।